गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज़ जीएम क्रॉप के बारे में। ये एक बहुत ही चर्चा का विषय रहा है हर एक समय में, पिछले कुछ सालों में और आगे आने वाले समय में भी ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है बहुत सारे क्रॉप्स, क्योंकि हमारे जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसको खाना सफिशिएंट प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड बना के क्रॉप की क्वालिटी एंड क्वांटिटी एनहांस करना हमारी सोसाइटी की रिसर्चर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इसके वजह से बहुत सारे रिसर्च भी चल रहे हैं, तो आगे बहुत सारे न्यूज इसके ऊपर आने भी वाले हैं। तो चलिए इसके ऊपर डिटेल्स आज डिस्कशन करते हैं। तो एक यूपीएससी के एग्रीकल्चर पेपर 2 में 2020 में एक क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं मेरे चैनल में हर एक बार एग्रीकल्चर के जो ऑप्शनल पेपर है उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, ठीक है। और इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हुए मैं उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से कवर करती हूँ, ताकि वो टॉपिक आपके सिलेबस से कंप्लीट हो जाए, आपको दोबारा उस टॉपिक के लिए कुछ अलग रिसोर्स को ढूंढना ना पड़े, अलग रिसोर्स को पढ़ना नहीं पड़े। तो अगर आप इसको मतलब इसको एग्रीगेट करके देखेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी सिलेबस में कवर कर रही हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये एक बहुत ही अच्छी, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी माध्यम है, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है वो तो ये सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। तो डिटेल्स फिर उस सब को पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाता है। जब क्वेश्चन के माध्यम से हम उसको एक अलग तरीके से डिस्कशन करते हैं तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है, और सिलेबस भी धीरे धीरे कंप्लीट होते हुए चल रहा होता है, और रिवीजन भी उसी माध्यम से होते रहता है। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, गिव एन अकाउंट ऑफ देयर यूजेस इन मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड वीड्स। कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट क्या है, क्या आप अंडरस्टैंड करते हो जीएम क्रॉप अगर मैं कहती हूँ तो इसका मैनेजमेंट क्या है इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड वीड्स के हिसाब से। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, व्हाट इज़ जीएम क्रॉप, व्हाट इज़ इज बेनिफिट्स, क्या क्या जीएम क्रॉप्स अभी तक बने हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, वो सब कुछ डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों के लिए ये टास्क है कि आप इस रिसोर्स के थ्रू से होकर आपकी खुद के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करोगे, कि सब कुछ पॉइंट्स आपको याद नहीं रहेंगे, तो जो भी पॉइंट्स आपको याद रहते हैं उसको लेकर आप खुद का एक प्रिसाइज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आगे जाकर ये आपको बेनिफिट करे। मेंस आंसर राइटिंग जब हो तब आपको ये बेनिफिट दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप क्या है? जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जो होते हैं, वो एक्चुअली डिराइव करते हैं वो प्लांट से जिनके जीन्स को, ठीक है, आर्टिफिशियली मॉडिफाइड किया गया हो। कैसे? बाय इंसर्टिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ अलग ऑर्गेनिज्म से कुछ जेनेटिक मटेरियल लाकर उस प्लांट से, जिस प्लांट को हम रिक्वायर करते हैं कि उसके प्लांट में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, उस प्लांट में हम इंसर्ट करते हैं। किस लिए? अगर उस प्लांट में हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत हो, जैसे कि अगर हम चाहे कुछ उस प्लांट में यील्ड की इंक्रीज हो, या फिर जो भी हर्बिसाइड हम डाल रहे हैं फसल में उस हर्बिसाइड को वो टॉलरेट करे, टॉलरेंस हो, या फिर उस क्रॉप में कुछ डिजीज रेजिस्टेंस हो, हर वक्त जो डिजीज प्लांट में लगती है वो डिजीज को वो रेजिस्टेंट कर पाए वो क्रॉप, या फिर ड्रॉट को रेजिस्टेंट कर पाए, या फिर वो जो फूड है उस पेड़ की, पौधे की, या फिर उस क्रॉप की उस फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हम एनहांस करना चाहते हो, तो अगर ऐसे कुछ क्वालिटी या फिर क्वांटिटी में कुछ चेंजेस हम चाहते हैं, तो ही हम जेनेटिक मॉडिफाई करते हैं उस क्रॉप में बाय इंसर्टिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। उसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो उसे
अलग नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप और बायोटेक क्रॉप्स। ठीक है, ये जो जेनेटिकली मटेरियल इंसर्ट करा गया है या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, ये इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो नेचुरली नहीं होते हैं, नेचुरली थ्रू मेटिंग और नेचुरल रिकॉम्बिनेशन में नहीं होते हैं, उसको आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है। ठीक है, ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं ये डिफरेंट तरीके से होते हैं, जैसे कि हमें अगर इंसर्ट कुछ करना पड़ता है तो उसे इंसर्शन कहते हैं, अगर कुछ डिलीट जीन करना पड़े तो उसे डिलीशन कहते हैं, और कुछ स्पेसिफिक जीन्स को अगर मॉडिफाई करना होता है तो उसे मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स भी कहते हैं प्लांट्स डीएनए में। ठीक है, ये अपन कुछ टेक्निक्स के मदद से करा जाता है, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन एडिटिंग। ठीक है, इस दो टेक्निक को यूज करते हुए हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मिलते हैं। अभी तक का जितने सारे जीएम क्रॉप्स हुए हैं उसमें बेस्ट नोन जो वेराइटी है वो है जीएम राइस। जीएम राइस का नाम क्या था? गोल्डन राइस। ठीक है, ये जो गोल्डन राइस है वो कैसे बनाया गया? वो डैफोडिल एंड मेज जो है दो क्रॉप से जीन लाकर इसमें इस राइस में इंसर्ट करके ये गोल्डन राइस बनाया गया है, और एक सॉयल बैक्टीरियम है जिसका जीन भी यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। ये जो सॉयल बैक्टीरियम है वो इस जो राइस के ग्रेन को विटामिन ए से एनरिच करेगा, इसीलिए इस सॉयल बैक्टीरियम का यूज हुआ है यहाँ पे। तो एक्चुअली जीएम क्रॉप जो भी इंडिया में बनाए अलाउ किया जाता है उसका अप्रूवल कौन देता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जीईएसी। कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए जीए क्रॉप की इसकी अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अभी तक हमारे कंट्री में ओनली बीटी कटन के नाम के एक क्रॉप है, बीटी कटन जिसका नाम है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप घोषित किया गया है या फिर अलाउ किया गया है इंडिया में। तो रिसेंटली मस्टर्ड को भी जीएम क्रॉप के हिसाब से कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए कुछ अप्रूवल मिले थे, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि उस जीईएसी डिसीजन को नाकर मतलब अपोज किए हैं। तो अभी तक बीटी कटन से के अलावा और कोई जीएम क्रॉप को हमारे कंट्री में उगाने के लिए अप्रूवल नहीं मिला है प्रॉपर तरीके से। तो अभी तक आप लोग देख सकते हैं, लेकिन कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स में 20 जीएम क्रॉप अभी तक उगाने के लिए मतलब ट्रायल के बेसिस पे करने के लिए अलाउ किए गए हैं। तो हमारे इंडिया में अभी कौन कौन से जीएम क्रॉप्स कल्टीवेट हो रहा है, चलिए जानते हैं। हमारे इंडियन फार्मर्स स्टार्टेड कल्टीवेटिंग बीटी कटन। हमारे कंट्री में बीटी कटन जो जीएम क्रॉप है उसका कमर्शियल कल्टीवेशन चल रहा है। ये बीटी कटन, अब हम जानते हैं बीटी कटन के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। बीटी कटन जो है एक पेस्ट रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कॉटन 2002 एंड 3 में ये डेवलप हुआ था। ठीक है, ये जो बीटी कटन है ये जो मॉडिफिकेशन हुआ था कैसे हुआ था? इसका जो जीन है एक सॉयल बैक्टीरियम है बैसिलस thuringiensis, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इस बीटी कटन में। ठीक है, ये जो बीटी कटन है ये बोलवर्म रेजिस्टेंट है। ये तो आपने ये मैंने बताई ना, पेस्ट रेजिस्टेंट है, तो ये बॉलवर्म जो पेस्ट है उसको रेजिस्टेंट करता है। ये बॉलवर्म कॉटन प्लांट को डिस्ट्रॉय कर लेता है, वो उसके कॉटन में घुसकर उसको फ्रूट को एकदम खराब कर देता है। 2014 में अराउंड 96% एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन, बीटी कॉटन कल्टीवेशन हुआ था इंडिया में। तो ये होने के बाद इंडिया हो गया 4th लार्जेस्ट कल्टीवेटर ऑफ जीएम क्रॉप्स। एकरेज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से 4th लार्जेस्ट कल्टीवेटर हो गया बीटी कॉटन का, एंड 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन हो गया। ठीक है, फिर हमारे कंट्री में आया कुछ बेटी ब्रिंजल। बेटी ब्रिंजल को माइको ने विथ द हेल्प ऑफ धारवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन दो यूनिवर्सिटी को के साथ मिला के बेटी ब्रिंजल के नाम पे बेटी जीएम क्रॉप को डेवलप किया।
तो ये धीरे धीरे चलने लगा, रिकमेंड होने लगा कमर्शियल तरीके से। जीएससी ने 2007 में इसको रिकमेंड कर दिया था, लेकिन आगे जाकर ये 2010 में उसको अपोज करके मतलब ब्लॉक कर दिया गया। आगे जाकर ये प्रमोट नहीं हुआ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1996 में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ओनली 6 कंट्रीज ग्रो कर रहे थे। फिर 2009 में ये बढ़ के नंबर हो गया 25। 2019 में जो जीएम क्रॉप को 24th ईयर ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ बायोटेक क्रॉप के नाम पे घोषित किया गया। फिर जीएम क्रॉप 20 इंक्रीज होकर 29 कंट्रीज जीएम क्रॉप्स कल्टीवेट करने लगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम पकड़े, कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम मान के चले कि कौन क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जीएम क्रॉप्स की, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न हो गया जो कि लार्वल पेस्ट को रेजिस्टेंट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन्स रेजिस्टेंट टू वीड किलर्स लाइक राउंड अप, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज जो कि एनिमल फीड हो सकता है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप उनमें बन सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, ये तो पता होगा, बीटी कॉटन जो कि इंडिया में अप्रूव किया गया था एलोंग विथ 9 अदर नेशंस ने भी। जेनेटिकली मॉडिफाइड कैनोला जो कि कुकिंग ऑयल उससे यूज होती है के हिसाब से, एमुल्सिफायर इन पैकेज्ड फूड में, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डिफरेंट कंट्री में ग्रो किया जाता है। हाँ, अब चलिए जानते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैसे बनते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी में डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, इंसर्टिंग डीएनए इनटू द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म में हमें चेंजेस की ज़रूरत है, उस ऑर्गेनिज्म में हमें बाहर की दुनिया से बाहर की ऑर्गेनिज्म से एक डीएनए लाकर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। तो ये कैसे होता है? जिस ऑर्गेनिज्म से हमें डीएनए लाना पड़ता है, उस डीएनए को लाकर हमें टिश्यू कल्चर के माध्यम से उसे ग्रो किया जाता है, जहाँ पे वो एक ट्रांसफॉर्म हो सके एक प्लांट में। उस सीड को, जो सीड्स हमें इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, उस सीड में एक नई तरह की डीएनए डेवलप होती है। तो मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंसर्टिंग मतलब जो भी डीएनए इंसर्ट होता है, तो मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंसर्टिंग इज जीन गॉन्स मेथड। जीन गॉन्स मेथड के माध्यम से न्यू जीन को इंसर्ट किया जाता है हमें डिजायर्ड प्लांट में। तो अदर जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, कुछ अदर टेक्निक्स भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन एंड एग्रोबैक्टीरियम। ये सब टेक्निक्स भी यूज़ किया जाता है उस इंसर्ट करने के लिए। एक्चुअली 3 मेन टाइप ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं। क्या क्या है वो? फर्स्ट हो गया ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक में प्लांट्स हैव जीन्स इंसर्टेड टू देम दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर स्पेसीज। जो स्पेसीज में, जो क्रॉप में हमें डिजायर्ड चेंजेस चाहिए, हमें वो स्पेसीज छोड़ के अलग एक स्पेसीज के प्लांट से वो जीन लाकर उस डिजायर्ड प्लांट में डालना होता है, उसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक। अगर सीसजेनिक बोला जाए, सीसजेनिक मतलब सेम स्पेसीज से डीएनए लाया जाता है, या फिर क्लोज रिलेटेड कुछ स्पेसीज अगर हो, उसमें डीएनए लाकर इस क्रॉप में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। और लास्ट वन है सब जेनेरिक। सब जेनेरिक मतलब हमें कुछ एक बाहर से कुछ लाकर इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसी प्लांट में कुछ जेनेटिक अल्टरेशन करना होता है। जेनेटिक अल्टरेशन करने के बाद हमें डिजायर्ड जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप मिल जाता है। अब देखते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। पर्पज क्या है? अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि पर्पस क्या होना चाहिए। फर्स्ट हो गया एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। हमें अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की ज़रूरत होती है, एनहांस करना होता है, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं। लॉन्गर सेल्फ लाइफ अगर हम चाहिए होता है तो ही बनाते हैं। इंक्रीज रेजिस्टेंट टू ड्रॉट्स, और रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट और पेस्ट, और रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड्स। ये सब चीज़ें अगर हमें चाहिए होता है, तो इन्हीं सभी के वजह से जेनेटिकली अगर चाहिए होता है तो ही हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं। तो ग्लोबल जीएम क्रॉप कल्टीवेशन कहाँ कहाँ ग्लोबली बनाया जाता है मेजरली? टॉप 5 जीएम ग्रोइंग कंट्रीज आर यूएसए हो गया, टॉप प्रोड्यूस ऑफ बायोटेक क्रॉप्स, फिर ब्राज़ील सेकेंड पोजीशन पे है, थर्ड में है अर्जेंटीना, फिर इंडिया, फिर कनाडा। ये सब कंट्रीज में लार्ज
अमाउंट में जीएम कल्टीवेशन होता है, जीएम क्रॉप कल्टीवेशन होता है। These countries together account for approximately 90% एरिया ऑफ द जीएम कल्टीवेशन। जितने सारे जीएम कल्टीवेशन होता है वहाँ पे 90% एरिया इस कंट्री से आता है। पर्टिकुलरली क्या क्या क्रॉप्स उगाया जाता है? सोयाबीन हो गया, मेज, कॉटन, कैनोला विथ हर्बिसाइड टॉलरेंस एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस आर द मेजर जीएम क्रॉप्स ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम इम्पैक्ट के बारे में कुछ पढ़ते हैं, जीएम क्रॉप का इम्पैक्ट क्या है वर्ल्ड में, तो जानते हैं कि 1996 से लेकर 2018 ये 23 इयर्स के पिछले 23 इयर्स को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ये पता चलेगा कि 17 मिलियन फार्मर्स इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ में लगभग इतने सारे फार्मर्स बायोटेक क्रॉप के हिसाब से इसे अडॉप्ट कर चुके हैं, इस बायोटेक क्रॉप्स को, विच इम्प्रूव देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टाटस एनहांस हुआ है लगभग 17 मिलियन फार्मर्स की। तो अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ साथ भी जीएम क्रॉप्स में कंट्रीब्यूट किया है फूड सिक्योरिटी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में, इस तरह के बहुत सारे काम में जीएम क्रॉप्स हेल्प कर चुका है। अदर बेनिफिट्स की अगर हम देखें, कुछ यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, जैसे कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गए हैं बाय 822 मिलियन टन्स, इतने सारे क्रॉप प्रोडक्टिविटी एनहांस हुए हैं। फिर हमारे जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्विंग है, 231 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड कंजर्व करके बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व हुआ है, इतने सारे लैंड सेव होके। फिर अडॉप्शन, हमारे जीएम क्रॉप को अडॉप्शन करके हमारे एनवायरनमेंट सेफ हो गए हैं। कैसे? बाय सेविंग 776 मिलियन केजी ऑफ पेस्टिसाइड्स। जितने सारे पेस्टिसाइड्स हम खेत में डालते हैं वो रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में, धीरे धीरे करके रिलीज होते रहते हैं। तो ये सब हमारे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब की रिक्वायरमेंट भी कम हो गए ना, तो ये सब भी एनवायरनमेंट में रिलीज होना भी थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। तो उसके बाद CO2 एमिशन भी कई हद तक कम हो गया है, जैसे कि 23 बिलियन केजी ऑफ CO2 एमिशन रिड्यूस हो गए हैं, जो कि इक्विवेलेंट है 2018 में अगर 15.3 मिलियन कार्स को हम रोड पे एक साल तक चलाते रहे तो उसमें जितने सारे कार्बन एमिशन हो गए, ये एमिशन उसके बराबर ही भी है, ठीक है। उतना कार्बन को एमिशन को रिड्यूस करने में ये हेल्प किया है अभी तक। तो उसके बाद ये पॉवर्टी एलिवेट भी करने के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है, इकोनॉमिक सिचुएशन को अपलिफ्ट करने के लिए भी हेल्पफुल हुआ है, जैसे कि 16 टू 17 मिलियन स्मॉल फार्मर्स बहुत बेनिफिटेड हुए हैं, उनके फैमिलीज बहुत बेनिफिटेड हुए हैं, ठीक है। 2018 में हम अगर हम देखें, मोर देन 65 मिलियन पीपल इसमें बेनिफिट हुए हैं, स्मॉल फार्मर, मिडिल फार्मर, सब फार्मर्स कुल मिला के। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें जीएम क्रॉप की, तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बेनिफिट्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड बाय यूसेज ऑफ जीएम क्रॉप्स आर, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं अभी तक? हायर क्रॉप यील्ड्स, फार्म कॉस्ट रिड्यूस हुए हैं, फार्म प्रॉफिट हुए हैं, सेफर एनवायरनमेंट हुए हैं, मोर न्यूट्रिशियस फूड हुए हैं। ये सब डिजायरेबल चेंजेस पाने के लिए ही तो जीएम क्रॉप्स बना होता है ना, जीएम क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाते हैं हम क्रॉप्स को, तो ये सब चेंजेस हुए हैं अभी तक। तो फास्ट जनरेशन फीचर्स क्या है क्रॉप की? फास्ट जनरेशन जो जीएम क्रॉप्स होते हैं, फास्ट जनरेशन मतलब हम जो फास्ट बार जो किए हैं, जो जैसे कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गया, हर्बिसाइड टॉलरेंस हो गया, ये सब फास्ट जनरेशन क्रॉप्स फीचर हैं। इसमें लोअर फार्म लेवल प्रोडक्शन कॉस्ट, have proven their ability to lower farm level production cost। मतलब वो जो फार्म में, हमारे फार्म में जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, जितने सारे इनपुट्स वगैरह लगते हैं, उसका कॉस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से कम होते हुए हैं। तो सेकेंड जनरेशन जीएम क्रॉप्स को क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे कि नॉन ब्राउनिंग एप्पल्स हो गया, नॉन ब्रूजिंग एंड लो एक्रिलामाइड पोटैटोज हो गया, मेज वेराइटीज विथ लो फाइटिक एसिड एंड इंक्रीज्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, हेल्थियर ऑयल्स फ्रॉम सोयाबीन एंड कैनोला, ये सब हो गया सेकेंड जनरेशन जीएम क्रॉप्स, ठीक है।
ये बहुत सारी न्यूट्रिशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड को बेनिफिट दिए हैं। ठीक है। अभी तक जो भी जीएम क्रॉप्स, फोर्थ पॉइंट ये है, अभी तक जो भी जीएम क्रॉप्स रिसर्च लाइन में है, ऑन द वे है, रिसर्च चल रही है उनके ऊपर, जैसे कि राइस एनरिच्ड विथ आयरन, विटामिन ए एंड ई एंड लाइसिन, इसके ऊपर काम हो रहे हैं। पोटैटोज विथ हायर स्टार्च कंटेंट ऑन इन्युलिन, इसके ऊपर भी काम हो रहे हैं। अभी तो आप लोगों को पता होगा कुछ पोटैटो जैसे भी आए हैं उसमें स्टार्च कंटेंट जो उसे कहते हैं शुगर फ्री पोटैटोज, जैसे कि उसे डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, उस तरह की कुछ चीज़ें आ गई हैं मार्केट में। इंसेक्ट रेजिस्टेंट एग प्लांट भी डेवलप हो रहे हैं। एडिबल वैक्सीन्स इन मेज, बनाना एंड पोटैटोज, एलर्जन फ्री नट्स, ये सब भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। फिर देखते हैं एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसमें, जैसे कि ड्रामेटिक रिडक्शन इन पेस्टिसाइड यूज, जेनेटिक क्रॉप में पेस्टिसाइड यूज की बहुत ही यूज लिमिट हो गई है, रिडक्शन हो गई है। जीएम टेक्नोलॉजी हैज रिड्यूस्ड केमिकल पेस्टिसाइड यूज बाय 37%। ठीक है, केमिकल पेस्टिसाइड जो है 37% तक घट गई है। तापर ग्रीन हाउस गैस एमिशन एग्रीकल्चर से जो हो रही है वो भी रिडक्शन हो गई है। एंड जीएमएस कैन एड्रेस चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी, ये एक एडवांटेज है, फूड सिक्योरिटी को भी चैलेंज कर रही है। तो अब जानते हैं डिसएडवांटेज क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की। ये एलर्जीज पैदा कर सकती है, अदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी पैदा कर सकती है फूड्स में। हमें अगर कुछ जीन को चेंजेस करते हैं, उसमें छेड़खानी करते हैं, तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स को भी भोगना पड़ता है ना हमें। हर एक चीज़ की एक साइड इफ़ेक्ट होती है। अगर आप नेचर के साथ छेड़खानी करोगे तो कुछ ना कुछ तो भोगना पड़ेगा आपको, जैसे कि एलर्जिक हो गया, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कुछ हो गया, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स हो गया, इस तरह की चीज़ें भी फेस करना पड़ता है। जीएम क्रॉस में लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी आता है, जैसे कि कैटेगराइजेशन ऑफ ग्लाइफोसेट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोबेबल कार्सिनोजन। ठीक है, इट कैन बी डेंजरस टू अदर इंसेक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू आवर इकोसिस्टम। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द रेगुलेटरी प्रोसेस फर्दर एम्पलीफाइज अप्रहेंशंस, जैसे कि हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कुछ मेंटेन नहीं होती है जीएम क्रॉप को लेकर, रेगुलेशंस को लेकर, वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस तरह की कुछ डिसएडवांटेजेस है। कुछ रिसेंट न्यूज़ देखते हैं जीएम क्रॉप के बारे में। एक न्यूज़ था जून 2021 में, क्या हुआ था, जीएम फ्री इंडिया, अकॉर्डिंग टू कोalition फॉर जीएम फ्री इंडिया, क्या हुआ कि 500 टन्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस एक कंसाइनमेंट के तरह इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ, एक कंसाइनमेंट इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ यूरोपियन यूनियन को। तो वहाँ पे जब उसको इंक्वायरी करा गया तो पाया गया कि वहाँ पे वो जो जीएम क्रॉप था वो प्रॉपर जीएम क्रॉप नहीं है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो उसके साथ क्या हुआ, हमारे इंडिया की एग्रीकल्चरल मार्केट एंड इंडिया की रेपुटेशन ख़राब होने लगी। तो जब बात आ गई इंडिया के पास, तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या कहा, तो ये कहा था कि जीएम राइस हमारे यहाँ पे कमर्शियली ग्रो नहीं होते। और उसके बाद उसने गवर्नमेंट ने क्या किया, अपेडा जो कि है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको मामला हैंड ओवर कर दिया कि प्रॉपर इंक्वायरी करने के लिए कि क्या मामला है, उसको क्या सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके बाद और एक इवेंट हुआ था, जैसे कि अक्टूबर 18, 2022 में हमारे जो जीईएसी कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, उसने ये प्रपोजल को क्लियर किया था कि कमर्शियली कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को कमर्शियली कल्टीवेशन करा जा सकता है, उसको अप्रूवल किया था। ये दो रिसेंट न्यूज है जीएम क्रॉप के बारे में। अब देखते हैं जीईएसी के बारे में। जीईएसी के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। जीईएसी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज काम करता है। ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितने सारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स है, क्रॉप्स है, प्रोडक्ट्स है जो कि एनवायरनमेंट में फील्ड ट्रायल्स में रिलीज होते हैं, उन सबको असेस करना, प्रॉपर असेस करना, क्या सही है उनको रिलीज करना या फिर उनका प्रॉपर एनालिसिस करना ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें उसको चेयर करते हैं स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड को चेयर करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के एक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, प्रेजेंटली इसमें 24 मेंबर्स है एंड वो हर एक महीने में मीट करते हैं टू रिव्यू द एप्लीकेशन इन द एरियाज इंडिकेटेड अबव। ठीक है, और मेंबर्स जो है 24 मेंबर्स है वो अदर मिनिस्ट्री से भी जो भी एक्सपर्ट हैं वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि और अगर अदर इंस्टीट्यूशन जैसे कि ICAR, ICMR, CCMB, ये सब इंस्टीट्यूशन से भी ये मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसका फंक्शन क्या क्या है GESC के? एक तो मैंने बता दिया कि जितने सारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, क्रॉप्स है जो कि ग्रोन होंगे या फिर कमर्शियलाइज होंगे या फिर फील्ड ट्रायल्स होंगे, वो सबको असेस करना, वो सबको प्रॉपर असेसमेंट देना, इंक्वायरी करना, ये सब उसका काम हो गया। ठीक है, रिसर्च करना GM प्लांट्स के बारे में, उनको रिकमेंड करना, डिसअप्रूव करना, अप्रूवल देना, ये सब उसका काम है। सेकेंड काम हो गया जितने सारे ये भी उसके हिसाब से एक एनवायरनमेंट देखते हैं, कितने एनवायरनमेंट सेफ है, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर, एनवायरनमेंट ऊपर, ये सब उसको असेस करते हैं। और ये देखते हैं वो जो माइक्रोब्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स यूज होते हैं रिसर्च में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ये सब उसका क्या क्या हार्जरस इफेक्ट हो सकता है जो एनवायरनमेंट पे, ये भी असेस करना इसका काम है, असेसमेंट करना इसका काम है। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या है। GM क्रॉप्स अगर आप यूज करते हैं उसके क्या चैलेंज हो सकते हैं। पहला चैलेंज है हेल्थ में। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। ज़्यादा कंजप्शन करने से ये हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर देता है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाकर। फिर होता है इकोलॉजिकल बैलेंस, एक चैलेंज है। इकोलॉजिकली बैलेंस क्या है कि देखिए, आप अगर जेनेटिकली हमारे एक वाइल्ड टाइप होता है, एक वाइल्ड पॉपुलेशन होता है, एक नेचुरल पॉपुलेशन होता है। अगर हम कुछ नेचुरल पॉपुलेशन में उसके जीन जेनोटाइप में छेड़खानी करके बाहर से एक ऑर्गेनिज्म से कुछ जीन्स लाकर उसमें इंसर्ट करते हैं, तो क्या होता है उस क्रॉप में टोटल जेनेटिकली वो डिफरेंट हो जाता है। तो जो डिफरेंट हो जाता है उसके म्यूटेशंस होके आगे जाकर नई इवोल्यूशन होता है, नई नई ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके नए कैरेक्टर भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जो वाइल्ड पॉपुलेशन है, जो नेचुरल पॉपुलेशन है, उसका बैलेंस बिगड़ जाती है वो। उसका क्या होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑफ, जिसको कहते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उस तरह की नेचुरल पॉपुलेशन की मौत हो जाती है। ठीक है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, एनवायरनमेंट। Environment GM method can cause damage to other organisms that thrive in the environment and create ecological balance। ये भी सेम है, associate risk of tampering with mother nature। मदर नेचर के साथ टैम्परिंग हम कर रहे हैं ना, तो ये एक तरह से एनवायरनमेंट में बैड इम्पैक्ट डालता है। फिर डेंजर ऑफ परमानेंस, इसका मतलब क्या है, हम अगर जेनेटिक चेंजेस करते हैं तो जेनेटिक चेंजेस जो है जो वो परमानेंट हो जाती है और इरिवर्सिबल हो जाती है टाइम के साथ। जिसको जिसको लेकर एक प्रॉब्लम होती है कि आगे जाकर अनकंट्रोल्ड म्यूटेशंस एंड अनडिजायरेबल म्यूटेशंस वो बन सकते हैं, जो कि आगे जनरेशन के लिए खतरा बन जाता है। फिर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि देखिए, अगर हम एक क्रॉप ग्रो करते हैं, उसमें आप लोगों को ये पता होगा, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होंगे उनको ये पता होगा, हम अगर टाइम के साथ एक फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, टाइम टू टाइम वो रेजिस्टेंट होते जाते हैं वो क्रॉप।
वो पेस्ट भी रेजिस्टेंट होते जाते हैं। तो अगले साल हम जब यूज़ करें तो उससे कुछ स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड, स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड या फिर हर्बिसाइड यूज़ करना होता है। ऐसे ही हम अगर जीएम क्रॉप्स कुछ प्रोड्यूस कर लेते हैं म्यूटेशन के साथ, तो नई तरह की पेस्ट, नई तरह की डिजीज़ भी इवॉल्व हो जाती है, इवोल्यूशन हो जाती है उनमें। तो उनको कम्बैट करना, उनको उसके हिसाब से कुछ नई डिजीज़ पेस्ट को रेजिस्टेंट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, नई रिसर्च की ज़रूरत होती है, ठीक है? उस तरह से सस्टेनेबिलिटी भी हैम्पर होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में क्या है चैलेंजेस कि देखिए जीएम क्रॉप्स जो है वो ओनली डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ इस काम को कर पाते हैं, क्योंकि जो पुअर कंट्रीज़ होते हैं, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, उनके पास खाने पीने के लिए तो पैसा नहीं बचता, वो रिसर्च में क्या इन्वेस्ट करेंगे अपने पैसे को। तो इसी हिसाब से वो जीएम क्रॉप्स में रिसर्च करने में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए उन्होंने वो जो जीएम क्रॉप्स अगर बहुत सारे डेवलप हो गए, तो पुअर कंट्री और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो सकती है, डेवलप हो अगर वो हो गए तो मतलब रिसोर्स उनके पास ज़्यादा नहीं रहेगा। तो हर एक चीज़ में उनको खाने पीने के लिए बचने के लिए उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी थ्रेट है, आगे जाकर बन सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस। ये जो है जीएम क्रॉप्स काफ़ी हद तक ये भी देखा गया है कि जीएम क्रॉप हमारे सेंटिमेंट को रिलीजियस माध्यम से अगर हम पकड़े, तो ये हमारे सेंटिमेंट्स को भी कभी-कभी हैम्पर करता है, मतलब हर्ट करता है। कैसे? कि बहुत सारे जीएम क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें बाहर एनिमल से भी जीन कुछ लाकर उनमें इंसर्ट करना पड़ता है, या फिर तो ये एक जो जो वेजिटेरियन टाइप के लोग होते हैं, जो ओनली वेगन फूड खाकर बचते हैं, उनके लिए एक सेंटिमेंट हर्ट होने वाली बात है। तो सेकंड बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मदर नेचर के साथ जीना पसंद करते हैं। उनको नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, उसके साथ कुछ छेड़खानी अगर हो गया तो उनको जैसा लगता है उनके सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है। तो इसी वजह से रिलीजियस के हिसाब से भी ये एक चैलेंजेस या थ्रेट बन जाता है। तो लास्ट पॉइंट है अवेयरनेस एंड लेबलिंग। अवेयरनेस एंड लेबलिंग क्या है? तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो कि जो फूड डेवलप करते हैं उसमें प्रॉपर लेबल नहीं लगाते कि ये क्या-क्या जेनेटिक मैनिपुलेशन इसमें हुआ है। क्या जेनेटिकल मैनिपुलेशन होके ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना है। तो ये जो होता है ये इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बिज़नेस जो है वो अफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर कुछ लोग उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसी वजह से वो लेबलिंग नहीं करते, जो कि आगे जाकर लो उनका ये है कि हर्ट करता है सेंटिमेंट लोगों को, सेंटिमेंट के लोगों को हर्ट करता है। ये गुड प्रैक्टिस नहीं माना जाता। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं जीएम क्रॉप के। तो अब हम देखते हैं वे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है जीएम क्रॉप की। तो फर्स्ट है द टेक्नोलॉजी नीड एनेबलिंग पॉलिसी। ये जीएम क्रॉप डेवलप करने के लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की ज़रूरत है, जो कि जो भी प्रॉमिस होता है जीएम क्रॉप में, ये जीएम क्रॉप होगा तो इस तरह की बेनिफिट्स मिलेंगे, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगी या फिर डिजीज़ पेस्ट रेजिस्टेंट होगी, ये सब प्रॉमिस को वो फुलफ़िल कर पाए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट को ये ज़रूरत है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जितने सारे फंड्स की असेसमेंट असेस हो, ये सब इम्प्रूव कर सके, ठीक है? इनोवेशन को इम्प्रूव कर सके। फिर हमारे इंडिया में प्रॉपर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर होनी चाहिए और रिफॉर्म होनी चाहिए। फिर क्लिनिकल ट्रायल्स नीड टू बी कंटिजेंट ऑन रोब्यूस्ट डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन होने के लिए, रोब्यूस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की भी ज़रूरत होती है। फिर टू स्टेप मॉडल वेयर गवर्नमेंट वर्क्स विथ इंडस्ट्री एंड रिसर्च ग्रुप को कुल मिलाकर मतलब जॉइंटली वो काम कर सके, इसलिए टू स्टेप मॉडल होने चाहिए गवर्नमेंट के पास, ठीक है? इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए जीएम क्रॉप्स की। क्या-क्या न्यू जीन फ्लो अगर होती है और सेकेंडरी पेस्ट रेजिस्टेंस
जो होती है वो उसको कैसे एड्रेस किया जाए उसके ऊपर थोड़ा काम होनी चाहिए। फिर बायोसेफ्टी इश्यूज जो भी होते हैं उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए ऑल विथ एट ऑल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स। उसमें जो जो इश्यूज है उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाए, ये सब वे फॉरवर्ड में होती है। अब देखते हैं क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हमारे इंडिया में, कंट्री में। तो रेगुलेशन होना तो बहुत ज़रूरी है, जो क्योंकि अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो ये एनिमल हेल्थ के लिए थ्रेट्स हो जाएगी, ह्यूमन सेफ्टी के लिए थ्रेट्स हो जाएगी एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए भी थ्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होना जरूरी है। तो अभी तक क्या क्या एक्ट्स एंड रूल्स रेगुलेशंस है हमारे इंडिया में वो देखते हैं। पहले हो गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में आया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था जो कि जीएम क्रॉप को भी रेगुलेट करता है। प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 में। जीएम पॉलिसी अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 8th अमेंडमेंट में आया था 1988 में। ये सब एक्ट जो है वो रूल्स वो रेगुलेट करती है जीएम क्रॉप को। अब हम चलते हैं, जानते हैं ये मैंडेट ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। क्या क्या डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या एक्ट है, प्रोविजंस है जीएम क्रॉप को रेगुलेट करने के लिए। ये एक लिस्ट मैंने प्रोवाइड किया है, तो आप लोग चाहे तो ये इसमें देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, जान सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इतना ज़रूरी भी नहीं है, फिर भी आप लोग के जानने के लिए मैं ये डाल दी हूँ। तो चलिए, हमारा आज का ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो गया और मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत मददगार बनेगी आगे जाकर। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।